जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने लिखा हुआ है ईडियम्स, और ईडियम्स के इस सीरीज में लगातार मैं आपको 500 ईडियम्स कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको शुरू से लेकर और लास्ट तक ईडियम्स की हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी। आप हर एक वीडियो को देखिए, और एचएसएससी या एसएससी और यहां तक कि कोई स्टेट पीसीएस जिसमें थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी पूछी जाती है, सीसेट वगैरह में, यूपीएससी के सीसेट में जहां ईडियम्स पूछी जाती हैं, वहां पर आपकी कोई भी ईडियम गलत नहीं होगी, और ये क्लास पढ़ते ही आपको ईडियम्स याद हो जाएंगे। ना आपको रिवाइज करने की जरूरत, ना आपको लिखने की जरूरत। तो ज्यादा से ज्यादा आपको लगेंगी 20 से 25 मिनट और आपको याद हो जाएंगी नई 20 ईडियम्स। फिर उससे पहले वाली वीडियो आप एक बार जरूर देखें। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारी पहली ईडियम है, अच्छा, हैंड पैक्ड हस्बैंड इनमें सबसे इंटरेस्टिंग है, वहां तक जरूर देखें। देखिए, और खासकर हस्बैंड, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। अब यहां देखो, ट्रबल्ड का अर्थ होता है परेशान, और वाटर का मतलब पानी, पर यहां वाटर का मतलब हम समुद्र भी लिख सकते हैं। जब समुद्र परेशान हो जाता है, पानी परेशान हो जाता है, यानी उसमें बहुत तेज लहरें आती हैं, पानी इधर उधर जाता है, तो उस समय सारे समुद्री जीव परेशान हो जाते हैं, नाविक परेशान हो जाते हैं, समुद्र में यात्रा करने वाले सभी इंसान परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक जीव है जो उस समय खुश होता है, और वो है फिश। उस समुद्र के ट्रबल्ड वाटर में मछली जो है वो मौके का फायदा उठाती है। मौके का फायदा उठाना, वो उन छोटे छोटे जीवों को खा जाती है जो उस ट्रबल्ड वाटर में परेशान होते हैं। तो उस ट्रबल्ड परेशान पानी में मछली जो है वो फायदा उठाएगी। अब आपको ना केवल एक पोएम याद करने की जरूरत नहीं है कि मछली जल की रानी है, अभी तो मछली से आप बहुत कुछ याद करेंगे। देखिए अगला फिर मछली पे ही है, फिश आउट ऑफ वाटर। अगर हम इसको पानी से बाहर निकाल दे मछली को, फिर याद आ गई वो बात, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। अगर मछली को बाहर निकाल दिया जाए पानी से, पानी के अंदर वो मौके का फायदा उठा सकती है, बाहर नहीं। बाहर क्या करेगी? परेशान हो जाएगी, और वो है परेशान होना। अब देखिए, ट्रबल्ड वाटर देख के आपके मन में आना चाहिए था परेशान होना, अब फिश आउट ऑफ वाटर में आ रहा है परेशान होना। अच्छा, एक पॉइंट और, मेरी शायद पिछली वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इनके क्वेश्चंस पेपर में कैसे आते हैं। मैं एक बार वो पॉइंट आपका क्लियर कर देता हूं। आपके पेपर में सीधा लिखा आएगा फिश इन ट्रबल्ड वाटर, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपको इसका अर्थ याद है कि मौके का फायदा उठाना, तो आप उन 4 में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, बड़ी आसानी से आप उसमें टिक कर लोगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई ब्लैंक फिल करने में आएगा या कहीं एरर में आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको केवल इनके मीनिंग्स याद करने हैं। देखिए ध्यान से, फूल्स पैराडाइज, फूल का मतलब मूर्ख, और पैराडाइज का अर्थ स्वर्ग। अच्छा, मैं पैराडाइज को मूर्ख नहीं बोल रहा हूं, मूर्ख बोल रहा हूं उन लोगों को जो किसी भी एक छोटी सी बात को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं, छोटी सी उम्मीद में बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का चला, एक उसने हाथ में ले लिया फूल, फूल लिखा हुआ उधर, हाथ में ले लिया फूल, और जाके बड़े अच्छे से स्टाइल में उसको प्रपोज किया लड़की को, और फूल दे दिया। लड़की ने भी उस फूल को ले लिया। लड़का बड़ा खुश कि हाँ भाई काम चल गया। बट थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उस लड़की को एक और आके फूल दे गया, और उसने वो उसका पुराना फूल अपने पैर के नीचे कुचल दिया। तो इसका मतलब वो तो बेचारा झूठी उम्मीद में खुश हो रहा था। वो तो सोच रहा था कि उस मूर्खता में सोच रहा था कि मुझे स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग होता है माँ बाप के चरणों में। ये झूठी उम्मीदें होती हैं सारी। तो झूठी उम्मीद में खुश होना,
वो मूर्ख होते हैं जो ये मानते हैं कि वो फूल देने में लेने में स्वर्ग होता है, झूठी उम्मीद में खुश होना। नेक्स्ट देखिए 40 विंग्स, फटाफट करेंगे थोड़ा जल्दी। 40 का मतलब 40, विंक का मतलब झपकी। दिन में खाने के बाद हर किसी को 40 मिनट जरूर आराम करना चाहिए। यह नहीं कि आप दिन में 2-3 घंटे सो गए, वो गलत है। उस 40 मिनट में जो आप झपकी लेते हैं उसको कहा जाता है 40 विंग्स। दिन में ली जाने वाली छोटी नींद। स्लीप में और 40 विंग्स में अंतर है। यहां आप केवल आराम करते हैं, दिन वाली 20-30-40 मिनट की झपकी होती है बस। इससे इंसान थोड़ा सा स्वस्थ रहता है। सोना नहीं है दिन में, झपकी लेनी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंच लीव। तो 40 विंग्स याद हो गया ना, दिन में ली जाने वाली झपकी। फ्रेंच लीव, लीव का अर्थ वैसे तो अच्छा मैं आपको बताता हूं, लीव और अब्सेंट में अंतर होता है। लीव होता है, आपने स्कूलों में भी देखा होगा, कॉलेजेस में भी देखा होगा, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, कहीं वर्किंग हैं तो भी आप देख रहे होंगे, जहां भी आप काम करते हैं, कि अगर हम सूचना देके छुट्टी करते हैं तो उसको लीव कहा जाता है, और बिना सूचना के अगर छुट्टी करते हैं तो उसको एब्सेंट कहा जाता है। लेकिन फ्रांस के अंदर ऐसा रूल नहीं है। फ्रांस के अंदर लीव कहा जाता है एब्सेंट को, मतलब जो बिना सूचना के छुट्टी करता है उसको कहा जाता है लीव फ्रेंच भाषा में। तो फ्रेंच लीव का अर्थ हुआ एब्सेंट, बिना सूचना के छुट्टी करना। फ्रिंज बेनिफिट्स एक शब्द में खत्म करूं, स्कूलों में जब बच्चे जाते थे, आप भी स्कूलिंग जब आप कर रहे होंगे या स्कूलों के कुछ बच्चे हमें देख भी रहे होंगे, तो जब हम स्कूलों में जाते थे तो वो दुकानदार जहाँ से हम कोई भी सामान, घरेलू सामान खरीद कर लेकर आते थे, तो उससे एक आध बार उस सामान के साथ कोई टॉफ़ी वगैरह मिल जाती थी। वो इसलिए मिल जाती थी कि वो दुकानदार सोचता था कि सामान लेने के लिए तो इस बच्चे को ही आना है, तो उसको एक हरियाणवी में कहा जाता है रुंगा, उसको एक रुंगा दे दिया जाता था कि भाई वो आएगा, बार बार आएगा। ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स है ना, ये वही रुंगे ही हैं ये सारे। मतलब आपकी सैलरी कहीं 50,000 रुपये है और जहां भी आप जॉब करते हैं आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, और इस अब की बार तो ना आपका बहुत अच्छा काम था, आप बड़े खुश हो जाएंगे। तो फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब है वेतन के अलावा मिलने वाला भत्ता, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। इंसेंटिव्स बैंकिंग में आप ज्यादा सुनते होंगे, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रॉम हैंड टू माउथ, आपने 1 महीना कहीं नौकरी की, नौकरी करने के बाद 1 महीने की सैलरी लेके घर आते ही इसको दूध के पैसे देने हैं, बिजली के पैसे देने हैं, बच्चों की फीस देनी है या कुछ भी देना है, और आपने वो सारे पैसे खर्च कर दिए। घर का सामान आप ले आए, किचन का सामान ले आए, तो आप जो हाथ में लेकर आए थे वो सब कहां चला गया? मुंह में। यानी आपके पास बचा है कुछ नहीं, और जहां सेविंग्स नहीं होती उसको कहा जाता है गुजारा होना। केवल गुजारा हो रहा है, जो आप कमा के लेके आए, जो आपके हाथ में है वही आपके मुंह में। हाथ का मतलब, हैंड का मतलब हाथ और माउथ का मतलब मुंह। अब आ जाइए गाला डे। अच्छा, गाला डे को कभी आप ये सोचे गाली दे, गाली दे नहीं, गाला डे का मतलब गीला डे। गीला डे जैसे हमारे यहां होता है होली, फाग, गीला गीला सा दिन होता है, हर तरफ आपको पानी पानी देखने को मिलेगा। तो यहां हमारे पानीपत में नौलथा में बड़ा फेमस है ये। अगर कोई बच्चा हरियाणा का भी या हरियाणा से बाहर का भी अगर वास्तव में देखना चाहता है, जैसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा की होली काफ़ी फेमस है, तो हमारे यहाँ भी नौलथा की जो होली फाग है वो काफ़ी फेमस है। कभी मौका लगे तो ज़रूर आए विजिट करने के लिए, और मुझे बता देना, मैं करा दूंगा विजिट। देखिए,
गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन, खुशी का दिन। अब कहीं भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी किसी को भी बोल सकते हैं। या तो ये आपको हो ही गया गीला डे से, मतलब गीला जो दिन है वो खुशी का दिन है, सब खुश होते हैं उसमें। लेकिन कहीं भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन स्कूल की छुट्टी होगी और बच्चों को बोलना है कि भाई हॉलीडे, आज तो हॉलीडे है, बड़ा खुश हो गया है, तो हॉलीडे को बोल सकते हैं दिस हॉलीडे इज अ गाला डे, ये हॉलीडे खुशी का दिन है। नेक्स्ट देखिए, गेट इनटू द सूप। एक मक्खी का एग्जांपल लेते हैं, दोनों याद हो जाएंगे। एक मक्खी बेचारी उड़ रही थी और सूप के बर्तन पर बैठ गई और सूप था गरम और उसमें गिर गई। अब वो बेचारी समस्या में है। गेट इनटू द सूप का मतलब है समस्या में होना, परेशानी में होना, समस्या में होना। अब वो सूप से किसी ने निकाल भी दी, फिर उड़ी, फिर जाके एक पानी के बर्तन पे बैठ गई और वो पानी था गरम, फिर उस पानी में गिर गई। तो अब भी कौन सा वो खुशी में होगी, अब भी तो समस्या में ही है, समस्या में होना। तो गेट इनटू द सूप और गेट इनटू हॉट वाटर दोनों का मीनिंग सेम है। सूप और हॉट वाटर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही चीजें गर्म हैं और दोनों में ही अगर मक्खी गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। गिफ्ट ऑफ गैब, गैब होता है बकबक करना। और ये भी ना हर किसी को भगवान ये गिफ्ट नहीं देता, ये गिफ्ट किसी किसी को दिया जाता है कि कहीं भी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मंच पे जाके शायद जीवन में एक बार भी नहीं बोलते पूरी उम्र में। कुछ ऐसे होते हैं कि कहीं भी 10-5 आदमी इकट्ठे हुए तो उसने जाके बोलना ही बोलना है। ये गिफ्ट भगवान किसी किसी को देता है। और गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब है धारा प्रवाह में लगातार बोलना, लगातार बोलने का गुण धारा प्रवाह में। तो देखिए, गिफ्ट ऑफ गैब धारा प्रवाह में लगातार बोलने का गुण। नेक्स्ट देखिए, गिव अ पीस ऑफ माइंड। अच्छा, इज इट विजिबल, इज इट विजिबल, विजिबल है, ओके। गिव अ पीस ऑफ माइंड, दिमाग देना। अच्छा, वो कई बार आपने सुना होगा पेरेंट्स डांटते हैं बच्चे को और ये बोलते तेरे में दिमाग नहीं था तो मेरा ले लेता, तेरे में दिमाग नहीं था तो मेरा ले लेता, यानी अपने दिमाग को बांटते ही रहना। उस सिचुएशन को कहा जाता है डांटना, डांटना। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब है डांटना। पीस का मतलब हिस्सा और माइंड का मतलब दिमाग। अच्छा, ऐसा मत करना कभी आप ऊपर वाले में लिख दो धारा प्रवाह में लगातार बोलने का गुण डांटना, नहीं, ये अलग है, इधर से अलग है मीनिंग। नेक्स्ट देखिए, गो टू डॉग्स। डॉग का मतलब कुत्ता। हमने खाना बनाया और उसको कुत्तों को डाल दिया, यानी वो खाना क्या हो गया, वेस्ट हो गया। खाना क्या हो गया, वेस्ट हो गया, व्यर्थ। तो मैं इसको लिख दूंगा, गो टू डॉग्स का अर्थ है व्यर्थ होना। गो टू डॉग्स का अर्थ है व्यर्थ होना। इसके बाद देखिए, गुड समेरियंस। समेरिया एक जगह है जहां जीसस का जन्म हुआ। समेरिया, जहां जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ, उसको कहा जाता है समेरिया। और गुड समेरियन का मतलब, समेरिया के लोग ना इतने अच्छे हैं कि अगर कोई, देखिए हम वैसे भारत में भी बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, अगर कहीं पर कोई घायल व्यक्ति है तो अपने काम को छोड़कर उसका इलाज कराते हैं। लेकिन समेरिया के इंसान तो इतने अच्छे हैं कि अगर 2 इंसान हैं, एक को चोट लगी हुई है दूसरे को नहीं लगी हुई, तो जो समेरिया का इंसान है वो क्या करेगा, वो उसको पहले उसको लेके जाएगा, अपनी चोट को भूल जाएगा, अपने दुख को भूल जाएगा, पहले दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करेगा। इसलिए गुड समेरियन उनको कहा जाता है जो लोग समेरिया के बहुत दयालु होते हैं। गुड समेरियन का मतलब दयालु व्यक्ति। इस बात का ध्यान रखेंगे। जीसस का जन्म हुआ समेरिया के अंदर और समेरिया शहर को इतना पवित्र माना जाता है कि वहां के हर इंसान को यह कहा जाता है कि दयालु व्यक्ति। हमारे यहां कुछ मिलेंगे, समेरिया में हर इंसान दयालु होता है। इट्स अ फिलोसफिकल थिंग। नेक्स्ट देखिए, ग्रास विडो। ग्रास का मतलब घास, और घास होती है हरी भरी,
और विडो का मतलब होता है विधवा, ग्रास विडो, हरी भरी विधवा। अब देखिए ये बात जच नहीं रही होगी और परिस्थितियां किसी के साथ कुछ भी करा सकती हैं। विडो उस औरत को कहा जाता है जिसके पति की डेथ हो गई, लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें विडो होती हैं, विडो जिनको ग्रास विडो मैं कहूंगा बाद में, जिनका पति जीवित है लेकिन उन्होंने मन में मान लिया कि हमारे लिए तो मर गया। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनका पति किसी कारणवश उनसे दूर रहता है, और जो ऐसी औरतें होती हैं जिनका पति जीवित है और वो किसी कारणवश, कारण अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, मान लीजिए किसी का पति आर्मी में है, वो देश की सेवा कर रहा है, तो कारण तो अच्छा भी हो सकता है, तो वो औरतें पति से दूर हो गई, यानी पति से तो मेल मिलाप अभी है नहीं, या पति तो आ नहीं रहा, उस पल अंग्रेजों में, हमारे यहां तो उन औरतों को जिनका पति जीवित है हमेशा सुहागिन ही कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश कल्चर में वो औरत जिसका पति उससे दूर रहता हो उसको विडो बना दिया जाता है, चाहे उसका पति जीवित भी हो, लेकिन उसको कहा जाता है हरी भरी विधवा, क्योंकि वो तो हमेशा श्रृंगार के साथ रहेगी ना। तो ऐसी विधवा जिसका पति जीवित हो, यानी जो औरत अपने पति से दूर रहती हो, उसको कहा जाएगा ग्रास विडो। ग्रीस द पाम, ग्रीस तो सुना होगा, पाम का मतलब हथेली। एक बार ना एक इंसान इंडिया से चला और चला गया लंदन, वहां एयरपोर्ट पर उतरा और उससे पूछा, हाँ भाई पासपोर्ट है? बोले हाँ जी पासपोर्ट है। वीजा है? हाँ है। आईडी प्रूफ? वैसे तो पासपोर्ट आईडी प्रूफ होता है, लेकिन जो रिश्वत लेने वाले इंसान होते हैं, जिन्होंने रिश्वत लेनी है, जो अधिकारी रिश्वत लेना चाहते हैं, तो वो तरह तरह की चीजें पूछते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और जितने भाई बंधु या परिवार के सदस्य अगर पुलिस में हैं तो बुरा मत मानना, बिल्कुल बुरा मत मानना। एक व्यक्ति पुलिस में लग गया और पुलिस में लगने के बाद उसकी ड्यूटी लग गई नाके पे, और पूरा दिन से वो वेट कर रहा है, एक भी इंसान ऐसा नहीं आया जिसका वो चालान काट ले। सबके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे। 4-5 बजे एक कोई मेरे जैसा इंसान चला गया जो बड़ा पुलिस से डर के और पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके चलता है। तो उसने कहा लाइसेंस दिखाओ जी, लाइसेंस दिखा दिया। आरसी दिखाओ जी, आरसी दिखा दी। पोल्यूशन दिखाओ जी, पोल्यूशन दिखा दिया। हेलमेट आपने लगा ही रखा है। तो बराबर में एक और पुलिस वाला खड़ा था, बोले राम मेर काट इसका चालान। बोले भाई चालान किस बात का? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हेलमेट मैंने लगा रखा है, कि चालान किस बात का? मैंने कोई गलती थोड़ा की है कि भाई गलती तू सारी उम्र ना करे, मैं नाके पे तेरी बाट देखूंगा। आज बड़ी मुश्किल से तो ड्यूटी मिली है यहां। तो जिसने चालान काटना है ना वो तो काटेगा। ग्रीस द पाम, तो उस इंसान को कहा आईडी प्रूफ दिखाई, और किसी कारणवश वो आईडी प्रूफ नहीं लेके गया। तो अब इंग्लैंड में, हमारे यहां तो कहेंगे साइड में ले जाके ले दे फिर 100 कहा। इंग्लैंड में पता है क्या कहा गया? ग्रीस द पाम। बड़ा परेशान, मतलब नहीं समझ आया। ग्रीस द पाम, जेंटलमैन ग्रीस द पाम। उसने बेचारा मैकेनिक था, अपने बैग से डब्बा निकाला और उसके हाथ पर ग्रीस लगा दिया। फिर वहां एक ट्रांसलेटर, एक गाइड था इंडियन, उसने कहा अरे समझो ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, तो रिश्वत दो। ग्रीस द पाम, रिश्वत देना। ग्रीन रूम, हरा कमरा, ये कौन सा होता है? हरा कमरा, ये वो नहीं है जिसमें हरी सफेदी या हरा पेंट कर रखा है, वो नहीं है। ग्रीन रूम कहा जाता है एक वैन, आपने मूवीज में देखी होगी या कहीं ना कहीं ट्रेलर में देखी होगी, एक वैन रखते हैं हीरो और हीरोइन अपने साथ, जहां भी वो सेट पर जाते हैं
और उस वैन के अंदर बैठकर वो अपना मेकअप वगैरह कराते हैं। तो एक ऐसा कमरा जहां पर हीरो या हीरोइन का मेकअप किया जाता है उसको कहा जाता है ग्रीन रूम। रामलीला के अंदर स्टेज के पीछे वाला वो हिस्सा जिसमें तैयार किया जाता था, जितने भी उसमें काम करने वाले, रामलीला के अंदर जो रोल करने वाले हीरो और हीरोइन होते थे, उसको भी ग्रीन रूम ही कहा जाएगा। यानी जहां भी किसी भी नाटक के एक हीरो को, हीरोइन को या उसमें भाग लेने वाले सभी सदस्य को जहां पर तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है ग्रीन रूम। हीरो और हीरोइन के तैयार होने का कमरा, हीरो हीरोइन का मेकअप रूम, मेकअप रूम उसको कहा जाएगा ग्रीन रूम। ये वो वैन भी हो सकती है। नेक्स्ट इज हेल्सियन डेज। बहुत अच्छी एक कहानी है। दो हेल्सियन पक्षी होते हैं। पहले तो एक राजा था, एक रानी थी, और वो समुद्र के अंदर किसी नाव में जा रहे थे। उनके साथ उनका बच्चा भी था, और वहाँ पर बहुत तेज लहरें आई और वो राजा समुद्र में गिर गया। राजा पूरी तरह से नास्तिक था और रानी पूरी तरह से आस्तिक थी। अब राजा की मृत्यु हुई तो रानी ने भगवान को कहा कि भगवान, आपने मुझे दुख दिया, इस दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं राजा के बिना नहीं जीवित रह सकती। तो तुरंत शायद परमात्मा भी तैयार बैठा था, उसकी भी सुन ली, नाव पलट गई, वो भी पानी के अंदर गिर गई, उसका लड़का भी, और वो तीनों की मृत्यु हो गई। अब वो पहुंच गए परमपिता परमात्मा के दरबार में। फिलोसफिकल बात बता रहा हूं मैं, कभी आप इसको सच माने, ये जरूरी नहीं है कि सत्य हो, और जरूरी हो भी सकता है कि सत्य हो, इट्स फिलोसफिकल। पहुंच गए परमपिता परमात्मा के दरबार में, और वहां उस रानी को बुला लिया गया कि मैं आपको एक अच्छा जीवन दे सकता हूं, नया एक जीवन दे सकता हूं, क्योंकि आप आस्तिक हैं। और राजा को कहा कि आपने तो कभी पूजा पाठ मेरी की नहीं, इसलिए आपको तो जीवन अच्छा मिलेगा नहीं। रानी बोली कि मैं जो जीवन राजा को मिलेगा वही जीवन प्राप्त करना चाहती। तो भगवान ने कहा कि आप दोनों को फिर पक्षी बना देते हैं, आपके पुण्य का फायदा और इनके ना पुण्य का फायदा दोनों को मिला के और दोनों को पक्षी बना देते, और उनको बना दिया गया हेल्सियन पक्षी। और हेल्सियन पक्षी को स्थान निर्धारित कर दिया कि आप समुद्र के आसपास किसी ऐसे पत्थर पर ही जीवन व्यतीत करेंगे जो समुद्र के बिल्कुल नजदीक होगा। सी बीच पर पाए जाते हैं हेल्सियन पक्षी, और पत्थर के निचले हिस्से में वो घोंसले बनाते हैं अपनी रहने की जगह। अब समस्या क्या होती है, जब लहरों का पानी आता है तो वो ऊपर उड़ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका जीवन अच्छा चलता रहता है। वो घोंसले से पानी निकल जाता है तो फिर आके बैठ जाते हैं। पर समस्या आती है कि वो हेल्सियन फीमेल जो है वो अंडे नहीं दे सकती, वो अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ा सकती। कहां दे, क्योंकि अगर मान लिया उसने बर्थ दिया अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को बढ़ाने की कोशिश की, तो समुद्र का पानी उनको बहा के ले गया और उनकी फिर कोई जीवन नहीं। तो उस हेल्सियन पक्षी ने, उस रानी ने फिर दोबारा भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जीवन तो दे दिया, जनरेशन को भी बढ़ाइए। तो भगवान ने उनको 7 दिन वर्ष में ऐसे दिए जिनमें समुद्र का पानी हेल्सियन पक्षी के आसपास भी नहीं पहुंच सकता, जहां उसका घोंसला होगा नहीं पहुंच सकता। और उन 7 दिनों में वो हेल्सियन माता जो है वो एग ले करती है, अंडे देती है, और उनसे नए हेल्सियन पैदा होते हैं। उन 7 दिनों को कहा जाता है हेल्सियन डेज, यानी खुशी के दिन। खुश हो जाती है बड़ी माता, क्योंकि हर माँ का एक ही सपना होता है कि उसका वंश चले, उसके बच्चे आगे पैदा हों, बच्चे अच्छे हों, तो ये सपना होता है। हैमर एंड सिकल, हैमर का मतलब हथौड़ा और सिकल का मतलब दराती, और हथौड़ा और दराती जो है इस प्रकार से मान लीजिए कि ये हथौड़ा है और इधर शायद ये दराती है, हथौड़ा और दराती, ये हैमर एंड सिकल। हैमर और सिकल जो है ये समाजवाद की निशानी होती है, समाजवाद का प्रतीक। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था आपको, हैमर हथौड़ा लिख देता हूं मैं, हैमर हथौड़ा और सिकल दरांती। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हैंड पैक्ड हस्बैंड सबसे अच्छी और सबसे इंटरेस्टिंग इडियम है। तो हैन का मतलब मुर्गी, और पैक का मतलब पैक, और हस्बैंड का मतलब पति। ये उन पतियों के लिए है जो अपनी पत्नी के सामने मुर्गी बनाए रहता है, मुर्गी की तरह पैक रहता है, उसको कहा जाता है जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। तो दोस्तों मिलते हैं
इसी सीरीज में दोबारा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।